नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, पहुंचाएंगे आप तक हर एक अपडेट। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर पाकिस्तान के खिलाफ हुए एक्शन को लेकर। जी हां, अब आगे आने वाले समय में पानी को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, भारत की तरफ से यह कदम उठाया गया है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होने वाला है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है लाल किले से जुड़ी हुई। जी हां, अब किले से बेदखल हुई हैं बेगम। जी हां, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका में उन्होंने लाल किले पर कब्जे की मांग की थी। आखिर ये मांग उनकी तरफ से क्यों की गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस याचिका को लेकर सुनाया गया, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां हूतियों का विनाश निश्चित है, ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। दरअसल हाल ही में हूती ने जो हमले किए, उन हमलों के बाद में इजराइल की तरफ से ये पलटवार सामने आया और कहा है कि अब बहुत जल्द ही हूतियों का विनाश होगा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करते हुए पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोक दिया, तो वहीं अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बंग बिहार बांध और साथ ही सलाल बांध को बंद कर दिया, जिसके बाद चिनाब नदी के जलस्तर में काफी गिरावट भी देखने को मिली है और आगे आने वाले समय में और भी बांधों पर इस तरीके की कार्रवाई करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। कुल मिलाकर आने वाले समय में पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, जिसको लेकर पाकिस्तान अभी से बौखलाया हुआ है। कभी परमाणु हमले की धमकी देता है तो कभी वर्ल्ड बैंक में ले जाने की धमकी देता है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सलाल बांध की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं सलाल डैम और साथ ही बगलिहार डैम। ये दोनों वो डैम है जिन पर इस वक्त रोक लगा दिया गया है। अब जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। तो ये दोनों तस्वीरें, और इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि इस वक्त जो चिनाब नदी है वो सूखी पड़ती हुई नजर आई है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि पहली बार हमने देखा है कि जल स्तर जो है वो इतना कम हो, क्योंकि कई फीट जल स्तर जो है वो वहां पर इस वक्त नीचे जा चुका है। तो दोनों नदियां इस वक्त सूखे की कगार पर है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अभी आगे भी जारी है और ऐसे में कुल मिलाकर ये जरूर नजर आता है कि अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक एक बूंद को तरसने वाली है इस समझौते के खत्म होने के बाद। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और पाकिस्तान पर सीधे तौर पर हम देखें तो हमने एयर स्ट्राइक देखी, सर्जिकल स्ट्राइक देखी और अभी वाटर स्ट्राइक। भारत ने चिनाब नदी का जो बहाव है वो रोक दिया है। 2 डैम को इस वक्त बंद किया गया है। चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान जाने से साफ तौर पर भारत ने रोक दिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान प्यासा मरता हुआ नजर आएगा। अब एक भी बूंद सलाल डैम का पानी जो है वो एक भी बूंद नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। बगलिहार और रईसी में बने सलाल बांध के दरवाजे जो हैं वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं भारत की तरफ से। हालांकि ये फैसला काफी पहले लिया गया था और अब ये कदम उठाया गया है, जिसको लेकर जनता का कहना है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। भारत ने चिनाब नदी का जो बहाव है वो इस वक्त रोक दिया है और इसका असर क्या होगा एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जो अवाम है, जो कि इस वक्त हम कई तस्वीरें भी देख चुके हैं, आटे के लिए तरस रही है, अब आगे आने वाले समय में पानी के लिए भी तरसेगी, क्योंकि जो पानी का स्रोत है उसे ही बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जो जीवन रेखा इसे माना जाता है चिनाब नदी को, जो इस वक्त कहीं ना कहीं सूखे की कगार पर नजर आ रही है, क्योंकि बांध से जो पानी जाता है उसे रोक दिया गया है। सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख पश्चिमी नदियों में से एक चिनाब नदी को माना जाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था साथ ही जनसंख्या जो है वो इसी नदी पर निर्भर है। इसी नदी से बिजली बनती है, खेतों में पानी जाता है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं पानी की वो तमाम पूरी होती हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन अब ये पानी पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलने वाला। चिनाब पर बने बांधों से पाकिस्तान को जल विद्युत भी मिलती है, बिजली बनाने के काम भी इस पानी का लिया जाता है, लेकिन अब ये बिजली भी नहीं बन पाएगी। तो सोचिए इस वाटर स्ट्राइक से क्या असर पाकिस्तान पर होने वाला है। लेकिन भारत की तरफ से जो ये कदम उठाया गया, इस कदम को लेकर वहां के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। क्या कुछ कहना है वहां के स्थानीय लोगों का, एक बार वो आपको सुनाते हैं। रोज की तरह जैसे सुबह सैर करने के लिए मैं चुनाव दरिया में आया तो देखा कि आज का पानी जल स्तर बहुत कम हो चुका है, कम से कम ये 5-6 फीट रह चुका है। और जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था, उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। चिनाब रिवर में आया तो देखा पानी का जल स्तर बहुत ही डाउन हो गया, तकरीबन 7 से 8 फीट पानी रहा है। और ये ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है इतना पानी कम। तो सीधे तौर पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पहली बार हमने देखा है कि इतना जलस्तर नीचे गया, क्योंकि अब मात्र कुछ फीट पानी ही इस वक्त चिनाब नदी में रह गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक तरफ ये बड़ा कदम उठाया गया, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की नापाक मंसूब पर भी पानी फिरता हुआ एक बार फिर से नजर आया। दरअसल पुंछ में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है टीम की तरफ से। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था आतंकियों के खिलाफ, और इस अभियान में 5 आईईडी और अन्य सामान भी बरामद किए गए। आतंकवाद विरोधी अभियान हालांकि अभी भी जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये संयुक्त ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ। और ऐसे में साथ ही अगर हम देखें तो समय पर कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल अभी भी जो भारतीय सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस है वो इस वक्त लगातार तलाशी अभियान वहां पर चला रही है। तो एक जो बड़ा मंसूबा था आतंकियों का, उस पर फिलहाल पानी फिर चुका है। लेकिन इसके साथ ही जापान सरकार का धन्यवाद राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है। पहलगाम हमले के बाद में भारत के साथ एकजुटता दिखाई गई जापान की तरफ से। हालांकि सिर्फ जापान नहीं बल्कि पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जापान की तरफ से जब धन्यवाद, जापान सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं पहलगाम पर, जापान की एकजुटता का जो संदेश है वो सराहनीय है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई और साथ ही उन्होंने जापान सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद भी किया है। भारत जापान रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए भी रक्षा मंत्री की तरफ से इन संबंधों को भी सराहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी और साथ ही विशाल वरिष्ठ ने सबको जोड़ने करेंगे। हाँ, सबसे पहले अश्वनी आपके पास में आना चाहेंगे। एक हम देखें तो आतंकियों के जो मंसूबे थे उनको एक बार फिर से भारतीय सेना और वहाँ की पुलिस ने नाकाम कर दिया, संयुक्त ऑपरेशन चला करके, और अभी भी जो तलाशी अभियान है वो वहाँ पर अभी भी जारी है। जी कृतिका, अगर देखें तो लगातार जो है 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद समूचे घाटी में और समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करते हुए लगातार ऐसे स्लीपर सेल, ऐसे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ऐसे जो इनके हाइड आउट्स हैं, जो छिपने के ठिकाने हैं, उन सबको चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि कुलगाम की ये जो घटना आई जिसमें एक इम्तियाज़ मरगे जो है एक हाइड आउट को ही दिखाने के लिए जा रहा था, वो नदी में कूद गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे ही सुंदरकोट, पुंछ के सुंदरकोट इलाके में, सुंदरबनी इलाके में एक गांव में जो है एक हाइड आउट था जिसको जो है अच्छे तरीके से संयुक्त कार्रवाई में, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में उसको नष्ट किया जा चुका है, जहां पर उसमें रेडियो ऑपरेटर्स मिले हैं, जहां पर आईडी मिले हैं, संचार की सामग्री मिली है, तार मिले हैं, डिवाइसेस मिले हैं, जो कि आतंकवादी मंसूबों को चिन्हित करने के लिए और उसे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जिस तरीके की यहाँ पर स्थितियाँ हैं, 14 से ज़्यादा सक्रिय आतंकवादियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है। 10 से ज़्यादा आतंकवादियों के घर विस्फोटों में ज़मींदोज हो चुके हैं। सैकड़ों जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। एनआईए की जांच लगातार जो है पूरे के पूरे हर एंगल से, हर क्षेत्र को देखते हुए 2 दिन पहले यहाँ पर 2 दिनों के लिए प्रवास पर थे एनआईए के डीजी। काफ़ी तेज़ी से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस पूरे घाटी में अगर देखें और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के हर एक मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए आंतरिक रूप से तीव्र कार्रवाई लगातार जारी है। कृतिका, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त विशाल बेरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को खत्म करने के बाद में अब सीधे तौर पर जो पानी है उसे रोका जा रहा है और अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो इतना कम हुआ हो।
कृतिका बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पहाड़ों से बर्फ गिरेगी, बर्फ पिघलेगी, माफ कीजिएगा, और बर्फ पिघलने से ही पानी का स्तर बढ़ेगा। और ये वो वक्त होता है जब पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है, और यही वक्त होता है जब नदियों को पानी मिलता है। ऐसे में अगर आप पिघलती हुई बर्फ का पानी रोक देंगे तो जाहिर सी बात है पानी की कमी की वजह से गर्मियों में आपको पता है कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बॉर्डर पार पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर घमासान हो जाएगा, पानी को लेकर हाहाकार मच जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इंडिया की कि डिप्लोमेटिक स्तर पर, मिलिट्री के स्तर पर और इस तरह के कार्रवाई करके पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत की सजा दी जाए, जब तक कि वो घुटने ना टेक दे। हम सब एक पूरा जो वादी है, मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ, पूरी वादी एक डिसाइसिव एक्शन का इंतजार कर रही है। वो भी होगा, लेकिन वो ऐसा एक्शन होगा जो बता के नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह के जो इंडिया स्टेप्स ले रही है, पहले ट्रेड बंद कर दिया, फिर उनका पोस्ट बंद कर दिया, उनका पानी भी बंद कर दिया, तो एक तरह से धीरे धीरे करके टाइटनिंग द नूज अराउंड द नेक, जिससे हैं कि गर्दन के चारों तरफ चला जा रहा है पाकिस्तान। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विशाल, और साथ ही अश्विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने हाल ही में एक ऐसी याचिका सामने आई जिसमें लाल किले पर कब्जे की मांग की गई। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के परपोते की कथित विधवा सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प याचिका दायर की। सुल्ताना बेगम का कहना है कि वो बहादुर शाह जफर के परिवार के उत्तराधिकारी हैं और इसलिए उन्हें लाल किले का कब्जा मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को बेतुका और बेसिर पैर वाली याचिका बताते हुए इसे खारिज कर दिया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल भी मांग लीजिए। जाहिर सी बात है कि देश की सर्वोच्च अदालत का ये एक तंज था कि किस तरह आप इस तरह की बेमतलब की याचिका दायर कर सकते हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने उस पर क्या कुछ कहा है। एक नजर उस पर। तो लाल किले पर किसका कब्जा? जी हाँ, ये सवाल कहीं ना कहीं नजर आता है। ऐसे में फिलहाल अभी अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से ही ये कब्जा नजर आता है, क्योंकि याचिका जो दायर की गई थी उसको सीधे तौर पर कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। इस याचिका में लाल किले पर कब्जे की मांग सुल्ताना बेगम की तरफ से की गई थी। उन्होंने अपने आप को उत्तराधिकारी बताया था इसके लिए, और खुद को मुगल बादशाह की वंशज उनकी तरफ से कहा गया कि मैं उनकी वंशज हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मुझे लाल किले पर कब्जा दे दिया जाए। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सीधे तौर पर सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही तंज भी कसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाल किला ही क्यों चाहिए, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल भी मांग लीजिए आप। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस जो पूरी पीठ थी उसने इस याचिका को बेतुका बताया। हालांकि अगर हम देखें तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के आने से पहले हाई कोर्ट में भी ये याचिका दायर की जा चुकी है और हाई कोर्ट से भी इस याचिका को खारिज किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी बेगम सुल्ताना की तरफ से, लेकिन वहां से भी फिलहाल अब ये याचिका खारिज हो चुकी है। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर ये सुल्ताना बेगम हैं कौन जिन्होंने याचिका दायर की थी। मिर्जा बेदार बख्त की विधवा है सुल्ताना बेगम। बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा बीवी हैं सुल्ताना बेगम, जिन्होंने ये कब्जे की मांग की थी और कब्जे के लिए अपनी गरीबी का उन्होंने हवाला दिया था कि मैं बहुत गरीब हूँ, बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँ। मिर्जा बेदार बख्त को शुरू में अंग्रेज़ों की तरफ से पेंशन दी जाती थी और अभी की अगर हम बात करें तो सुल्ताना बेगम को अब 6,000 रुपये पेंशन में वो अपना गुजारा करती हैं। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बच्चे भी पालने हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे लाल किले पर कब्जा दे दिया जाए। इस तरीके की दलील उनकी तरफ से रखी गई। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर इस पीठ ने इस याचिका को बेतुका बताया है कि इस तरीके की याचिकाएं जो है वो बिल्कुल बेतुका है और ये पूरी तरह से बेसिर पैर वाली याचिका है। इस याचिका को सिरे से खारिज भी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से और साथ ही बताया कि बेसिर पैर वाली ये याचिका है और सिर्फ लाल किला ही क्यों मांग रहे हैं, ये एक तंज भी कसा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाल किला ही आपको क्यों चाहिए, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल ये सब भी क्यों नहीं मांग लेते।
और इस तरीके के तंज के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये कहीं से भी सुनवाई के लायक ही नहीं है ये याचिका। तो सीधे तौर पर हम देखें तो इसको लेकर के हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट का भी रुख किया जा चुका है साल 2021 में, लेकिन वहां से भी इस याचिका को खारिज कर दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब आज वहां पर भी सुनवाई करते हुए इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस याचिका के सामने आने के बाद में एक तंज भी कसा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि सुल्ताना बेगम ने सीधे तौर पर लाल किले पर कब्जे की मांग तो की, हालांकि हाई कोर्ट में भी की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी की गई, लेकिन याचिका जो है वो सिरे से खारिज कर दी गई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में तंज भी कसा है। बिल्कुल, इसमें आप देखें कि ये मामला अब आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपील सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन ये 2021 से ही लगातार याचिकाकर्ता की कोशिश की जा रही थी कि उनके दो मांगे थी कि या तो रेड फोर्ट का जो मालिकाना हक है, लाल किले का मालिकाना हक उनको दिया जाए, या फिर उनको किसी तरह का मुआवजा या किसी तरह की कोई राशि दी जाए। इसको लेकर के हाईकोर्ट में पहले सिंगल जज ने इस मामले को सुना, उसके बाद ये डिवीजन बेंच में गया और दोनों बार कोर्ट ने कहा कि ये जो मांग है ये पूरी तरह से अतार्किक है, बेतुकी बात है जो याचिकाकर्ता कर रहे हैं। पहली बात कि ये 160 साल पुराने 170 साल पुराने मामले को खोलने की बात कह रहे हैं। दूसरा, जो बातें उन्होंने प्रेयर्स में कही हैं वो मेंटेनेबल नहीं है। तो हाईकोर्ट में वो ये लड़ाई हार चुकी थी, उसके बाद ये अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। चीफ जस्टिस ने इसमें लाइटर नोट पे ये भी कहा कि आप केवल लाल किले की क्यों मांग कर रहे हैं, आपको फतेहपुर सीकरी भी मांग लेना चाहिए था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर्स और ये जो बातें आप कह रहे हैं याचिका में ये पूरी तरह से बेतुकी हैं, मेंटेनेबल नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। तो ये कानूनी लड़ाई वो काफ़ी समय से लड़ भी रही थी और बार बार उनके पास एक विकल्प ये भी था 2021 के आदेश के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि यहाँ पर भी वो जो समय सीमा होती है अपील दायर करने की उसके बाद पहुंची थी और इसमें ये उनकी तरफ से आग्रह किया गया सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस देरी को नज़रअंदाज करके इस मामले को सुने, लेकिन कोर्ट ने पाया कि इस तरह की बेतुकी पिटीशंस पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आती रही हैं और कोई वजह नहीं है कि इस नई याचिका को कोर्ट मेंटेन करे, और इसी के चलते इस पूरे दावे को और इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इसके साथ ही अगर सुल्ताना बेगम की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें कोर्ट में रखी गई कि आखिर वो क्यों मांग कर रही हैं लाल किले पर कब्जे की? बिल्कुल, देखिए उनकी दलीलें काफ़ी रोचक हैं। ये इसमें हालांकि वो खुद कलकत्ता में रहती हैं, वो यहाँ नहीं थी, लेकिन उनके वकील जो पहले हाईकोर्ट में आर्ग्यू करते रहे और जो उनकी पिटिशन का हिस्सा थे वो ये था कि लाल किले को अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलीगल तरीके से कब्ज़ा किया और उसके बाद आज़ादी के बाद वो भारत सरकार के पास चला गया। तो उनका ये कहना था कि जब उनसे ये छीना गया तो इलीगल तरीके से हासिल किया गया था, इसीलिए उनका मालिकाना हक बनता है इस पर और उनको इसके लिए या तो उनकी संपत्ति उनको वापस की जाए और अगर ऐसा संभव नहीं है तो उनको इसका कोई मुआवजा दिया जाए। जाहिर है उनका मुख्य फोकस मुआवजे को लेकर के था, जिसकी बात को हाई कोर्ट भी पहले ही खारिज कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इन मांगों को बेतुका मानते हुए अपील को भी रद्द कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां रविवार सुबह यानी कि बीते कल सुबह यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले ने इजराइल के महाशक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमन से दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास में जाके गिरी, जिसमें एक व्यक्ति मामूली रूप से घायल भी हुआ और हमले के बाद कई उड़ानें अस्थायी रूप से वहां पर रोक भी दी गई। दरअसल तेल अवीव बेन गुरियन इजराइल का सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हमले के बाद हूती विद्रोही ने दावा किया कि उन्होंने इजरायली एयर डिफेंस को भेद दिया और ऐसे में अहम बात यह है कि इस हमले को रोकने में इजराइल का एरो और अमेरिकी थार्ड सिस्टम दोनों ही नाकाम हो गए। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले अपने संवाददाता से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हूती का ये जोरदार हमला। तो हूती की तरफ से ये जोरदार हमला किया गया और ऐसा हमला जो किसी ने नहीं सोचा था। इजराइल की हवाई ढाल जो है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त होती हुई इसमें नजर आई है। जो पूरा सिस्टम है वो भी फेल हो गया इजराइल का। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी एयरपोर्ट पर। हालांकि इस हमले में एक व्यक्ति जरूर घायल हुआ है, लेकिन उसके बाद में कई सारी उड़ानों को वहां पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया। इजराइल का एरो सिस्टम भी
फेल हो गया। इस मिसाइल को एरो सिस्टम भी नहीं रोक पाया। अमेरिका का जो थर्ड सिस्टम है वो भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा है। और फिलहाल अभी एयरपोर्ट का संचालन की अगर हम बात करें तो जब ये हमला हुआ था तो उस दौरान 1 घंटे तक संचालन वहां पर ठप रहा था, जिससे 30 लाख लोगों ने शेल्टर में जाकर के शरण ली। लेकिन सीधे तौर पर दुनिया का आखिर सबसे मजबूत सिस्टम क्यों फेल हो गया, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मिसाइल का टारगेट पता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंटरसेप्टर है वो चूक गया और मिसाइल को हवा में ही नहीं मार गिराया गया। मानवीय गलती इसे माना जाए या फिर तकनीकी खराबी, इसको लेकर हालांकि अभी भी जो टीम है वो वहां पर जांच कर रही है। अमेरिकी थर्ड भी इस मिसाइल को नहीं रोक सका है जो हूतियों की तरफ से मिसाइल दागी गई। और हूती विद्रोहियों ने सीधे तौर पर अगर देखें तो ये चालाकी चलते हुए वो नजर आए और हूतियों की तरफ से दावा किया गया है कि मिसाइल रडार को चकमा दे सकता है। ये दावा हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया, जिसको लेकर सैन्य प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी। इजराइल ने इस मिसाइल को असामान्य नहीं बताया है, इजराइल की तरफ से ये बात कही गई। लेकिन इसके साथ ही जब ये हमला हुआ तो इस हमले के विरोध में अब इस वक्त नेतन्याहू की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सीधे तौर पर हूतियों को चेतावनी भी इस वक्त नेतन्याहू ने दी है। क्या है वो चेतावनी, क्या है हाई अलर्ट, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। सीधे तौर पर सिस्टम की नाकामी के बाद इस वक्त इजराइल जो है वो हाई अलर्ट पर है, जो सिस्टम की नाकामी हुई और इस मिसाइल को नहीं भेज पाए। हमले के बाद संभावित जवाबी स्ट्राइक की तैयारी इस वक्त इजराइल की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही पीएम नेतन्याहू की तरफ से 2 टूक मैसेज इस वक्त हूतियों को दिया गया है कि अब की बार कोई नहीं बचेगा। ये बात हूतियों को कही गई है और सीधे तौर पर हम देखें तो इसे चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। हमास को पूरी तरह से खत्म करना हमारा लक्ष्य है, ये बात इजराइल के पीएम की तरफ से कही गई। 2 मोर्चों पर इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर फोकस है इस वक्त। बंधकों की वापसी हो और हमास का विनाश हो, ये 2 ही लक्ष्य, ये 2 ही फोकस इस वक्त इजराइल के हैं। डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी खुली धमकी दी गई है, हूती को उनका अंजाम जो है वो भुगतना होगा। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हमें नुकसान दोगे तो 7 गुना चोट देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही उन्होंने हूतियों को एक और मैसेज दिया कि हिजबुल्ला और हमास जैसा ही हूतियों का भी हश्र होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करें। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? सीधे तौर पर जब हूतियों ने यह हमला किया तो इस हमले के बाद में 2 चीजें नजर आई। एक तो नेतन्याहू की तरफ से जो पलटवार और कहा कि अब बहुत जल्द ही हूतियों का विनाश होगा, एक ये, और दूसरा जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, मार्च से लेकर अभी तक कहें तो हूतियों ने 26 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे दागे हैं और उन 26 मिसाइल में 2 मिसाइल फेल किया है। तो पूरी तरह ख़त्म हो गया ऐसा नहीं कह सकते, चूक होती है और चूक हर तकनीक में एक चूक के अवसर रहते हैं। हूतियों का दावा यह है कि वो जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है हूतियों का, वह पैलेस्टाइन 2 मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज़ से भी तेज़ गति से चलने वाली मिसाइल है। और कई बार वो मैन्यूवरिंग करते हैं, वो बहुत ही नीची उड़ान भरते हैं और उस नीची उड़ान के कारण जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, उस इजराइल का डिफेंस सिस्टम कई बार उसे नहीं पकड़ पाता है। तो जो इजराइल के बाद देखिए 4 बड़े डिफेंस सिस्टम है। एक तो आयरन डोम है जो माना जाता है कि बहुत ही वो अभेद्य कहने वाला डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद डेविस स्लिंग है, उसके बाद थार्ड है और उसके बाद एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो इन चारों के होते हुए भी कई बार चूक होती है और ये चूक माना जा सकता है कि इस पर इजराइल और काम करेगा। लेकिन हूतियों का जहाँ तक सवाल है तो हूती भी लगातार वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। उनको यमन राष्ट्र का सहयोग प्राप्त है और कोई भी आतंकवादी या कोई भी एक्सट्रीमिस्ट समूह बिना किसी राष्ट्र के समर्थन के जिंदा नहीं रह सकता। तो उनको भी यमन राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए लगातार वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो इजराइलियों का जो इस बार टकराव है वह एक ऐसे संगठन से है जिसको कि इस बार भी एक यमन राष्ट्र का, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने हूतियों पे कई आक्रमण किए हैं और हूतियों को ख़त्म करने के लिए यमन पे भी वो क्या कार्रवाई की जाए इसके बारे में भी लगातार अमेरिका भी बोलता रहा है, इजराइल भी बोलता रहा है। तो जैसे लेबनान में हिजबुल्ला के साथ हुआ, हिजबुल्ला बहुत ही कह सकते हैं कि पैरालाइज स्थिति में पहुंच गया उसका संगठन, क्योंकि लेबनान ने भी हाथ खड़े कर लिए अपना और ज़्यादा डिफेंस सिस्टम देने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ की स्थिति ऐसी लगातार बन रही है। अब देखिए जो सवाल यह उठता है कि
अब आगे क्या होगा, नेतन्याहू आगे क्या करेंगे। नेतन्याहू एक के बाद एक लगातार नेतन्याहू का जो पूरी रणनीति है, वो पूरी रणनीति हमास को समर्थन करने वाले जितने जो समूह हैं उस पूरे इलाके में, उन सारे समूह को तकरीबन ख़त्म करने की स्थिति में लाने की है उनकी रणनीति। उनकी रणनीति बंधकों को छुड़ाने का तो है ही, लेकिन उन सारे समूहों को असैन्यकृत करना, उन सारे समूहों को पंगु बना देना जो एंटी इजराइल कार्रवाइयों में लिप्त है और जिनकी आइडियोलॉजी जो है एंटी इजराइल है। तो ये दोनों लक्ष्य लेकर लगातार नेतन्याहू चल रहे हैं। उनके लिए एक लंबी लड़ाई है और उस लंबी लड़ाई में वो कितना देर तक उस लड़ाई को जारी रखते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट समूह है, जो आतंकवादी समूह है, वो कितनी देर तक लड़ पाते हैं इजराइल के और अमेरिका का उसके समर्थन है, यह देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी और हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।